ऋषि साहब, मेरा आपसे सवाल इस ज़िमन के अंदर है। ये जो एक बहुत बड़ी बेस जिसे ताकत का इस्तारा समझा जाता है, कतर के अंदर मौजूद है, हज़ारों फौजियों की मौजूदगी होती है, मिडल ईस्ट पे पूरा कंट्रोल या अपनी जितनी भी जंगें इस खत्ते के अंदर हैं वो वहीं से कंट्रोल की जाती रही हैं। क्या उसकी बंदिश का मंजरनामा मुस्तकबिल करीब में हो सकता है? जी, देखिए ये बहुत बड़ा बेस है और ये 2008 का है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका ने लगाए हुए हैं। हम्म, टॉप ऑफ द फ्रंट लाइन उनके फ्लीट भी है और ज़ाहिर पर्सनल और ट्रुप्स भी हैं। हम्म, ये इतना आसान नहीं होगा। हम्म, मैं कहाँ से ये लीड ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ कतर के वजीर आजम के उस बयान के, जब उनसे ये सवाल किया गया कि इसराइल को आप कंडेम कर रहे हैं लेकिन अमेरिका ने भी तो ये कहा है कि, और इंक्लिनेशन है अमेरिका के भी सपोर्ट या टेसिट अप्रूवल है इसके पीछे। हम्म, तो कतरी प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा क्लियर कहा कि नहीं, हम अमेरिकन प्रेसिडेंट को इसके नहीं समझते, ना हुकूमत को समझते हैं। उन्होंने तो इसको बुरा समझा है इस हमले को। तो जिसका मतलब ये है कि इराक, कतर का जो मुझे अभी तक समझ आई है कि वो कन्फ्रंट अमेरिका को नहीं करना चाह रहे या नहीं कर सकते दोनों सूरतों में। तो मुझे नहीं लगता कि वो अभी बेस जैसे या बेस जैसे एक्सपेल करने की नौबत आएगी, बिकॉज ये बहुत ज्यादा प्रेशर है। और जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि आपने पहले ये देखना होता है कि जब आप कोई एक्शन लेते हैं तो उसका जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो आप बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि मोनार्की है मोस्टली। और अमेरिका ने एक टेसिट अप्रूवल दिया हुआ है कि जब तक आप मोनार्की रखेंगे और हमारे ऑब्वियसली एक लाइन टो करेंगे, हमारी इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करेंगे, तो ऑब्वियसली वो उनको मोनार्की याद नहीं कराते। उनकी अपनी नेशनल इंटरेस्ट अमेरिका की हम्म, क्योंकि है हम्म, कि जब तक उनको एक आदमी से डील करना पड़ता है, चाहे वो किंग हो चाहे वो प्रिंस हो हम्म, या कोई और हो, तो उनको हम्म, शायद आसान लगता है ऐसी सही। ऐसे मुल्कों में जहां पर इस तरह की हो, डेमोक्रेसी कम हो। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका का इस स्टेज पर होगा। लेकिन वो अलायंस कितना होता है, बहुत सारे प्रैक्टिकल एक्शन करने की जरूरत है, वो हम्म, डुएबल नजर आने चाहिए। हम्म, मेरा ख्याल है मिडल ईस्ट से कोई 60 के करीब तो फ्लाइटें हैं रोजाना की, तकरीबन मुख्तलिफ मुल्कों से जो जाती हैं। आया उन पर कोई पाबंदी लगाने पे होगी कि उन्होंने कुछ मेजरेबल तो करें कुछ ना कुछ चीज। हम्म, लेकिन अगर सिर्फ कंडेम करेंगे या रेजोल्यूशन पास करेंगे और या ये एतराज करेंगे कि हमें पहले क्यों नहीं बताया हम्म, गया, तो दुनिया आपको पहले नहीं बताती। सही। और अगर आपका बताना किसी और के हाथ में है हम्म। तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपको बताता है। सिर्फ आप दुनिया से करारदादें गिला पास नहीं कर कर देने सकते से कि या हमें फिर बताया क्यों। मजम्मत कर देने से या फिर इस तरह का उज़र उठा देने से सूरत हाल जो है वो काबू में नहीं आएगी। उसके लिए भरपूर हिकमत अमली तरतीब देना होगी। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो हमले का जवाब पेश करते हुए इजरायली वजीर आजम की तरफ से पाकिस्तान का बार बार तज़किरा था, ये पाकिस्तान से डर है या फिर पाकिस्तान की बढ़ती हुई आलमी अहमियत का एतराफ है? बहुत शुक्रिया यासिर साहब इनवाइट करने का, और आपने बड़ा जबरदस्त इंट्रोडक्शन दिया है और काफी चीजें उसी में क्लियर कर दी हैं कि ये एक एक ऑब्सेशन है ऑब्वियसली बड़े अरसे से उनको पाकिस्तान की, और एक एलिमेंट ऑफ हेल्पलेसनेस भी नजर आता है आपको। क्योंकि पूरी दुनिया में आपने देखा कि जितने जिस जिस मुल्क को उन्होंने चाहा इसका निशाना बनाया, एट रैंडम बनाया, और बहुत सारी वेस्टर्न, खासतौर पे अमेरिका की सपोर्ट या आशीर्वाद से बनाया। और जो मुल्क जिन जो विक्टिम मुल्क थे, अनफॉर्चुनेटली वो इस पोजीशन में ही नहीं थे कि रिस्पॉन्स कर सकते, तो जाहिर है उनके पास चॉइस ही नहीं थी सिवाय इसके कि कंडेम करें और रेजोल्यूशन पास करवाएं या कोई इजलास बुलाएं और उसके अंदर ये एक करारदाद पास करवाएं। हम्म, पाकिस्तान का पिछले कई सालों से, जब से मैं पाकिस्तान एयरफोर्स में था और सर्व करता था, उस वक्त से भी हमें पता था कि इसराइल से हमें खतरा है, खासतौर पर हमारे न्यूक्लियर प्लांट को। उस वक्त भी हमें हिंदुस्तान और इसराइल की कोलैबोरेशन का भी पता था। हमें ये भी अंदाजा था और शक था कि शायद वो इंडिपेंडेंट इसराइल अटैक करे या इंडिया की कोलैबोरेशन से करे। हम्म, तो ये एलिमेंट ऑफ डिस्कम्फर्ट तो हमेशा से रहा है। और जो चीज रोकती है यासिर साहब, वो हमें जेहन में रखनी चाहिए कि किसी भी मुल्क पर जब आप जारहियत करते हैं तो हाइपोथाइज करते हैं आप। हम्म, वॉर कॉलेजेस में हम ये पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं, उसमें हाइपोथाइज करने का मतलब ये होता है कि आप इमेजिन करते हैं और एक टेक्स्ट डाउन करते हैं कि जब मैं हमला करूंगा या ऑफेंस लॉन्च करूंगा या ये तबाही मचाऊंगा किसी मुल्क के अंदर, तो उस मुल्क का रिस्पॉन्स क्या होगा। हम्म, इसको हाइपोथाइजेशन कहते हैं। अगर आप करेक्ट हाइपोथाइजेशन करें तो आप प्रैक्टिकल सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। हिंदुस्तान ने हमारा अभी रिसेंटली मई में इनकरेक्ट हाइपोथेसिस किया। उन्होंने समझा था कि मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगी या बहुत लिमिटेड प्रोटेस्ट करेगी या शायद रेजोल्यूशन ही पास करे। हम्म, लेकिन आपने देख लिया कितना बिफिटिंग जवाब दिया उनकी जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी और हवा में आपके सामने था। तो ये एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट होती है जो आपने दुश्मन को कन्वे करनी होती है। हम्म, इसराइल को इतने सालों से क्लियर है कि पाकिस्तान उन मुल्कों में से नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह जो सिर्फ रेजोल्यूशन तक करेंगे। क्योंकि उस रात भी, मई की रात भी देखें, जब हिंदुस्तान के तकरीबन 80-85 जहाज हवा में आए तो हमने
4-5 मिनट के अंदर हमारे जहाज उनके सामने खड़े थे उनका रास्ता रोकने के लिए। ऐसे ही हमने कोई ये वेट नहीं किया था कि वो नुकसान करके चले जाएं। उनमें से 7 जहाज जिन्होंने वेपन फायर किए थे उनको वापस नहीं जाने दिया। ये रेजोल्यूशन होती है, ये प्रोहिबिटिव प्राइस है जो हमने डिमांड की थी, और 10 तारीख को जो कुछ हुआ वो भी 1 तारीख का हिस्सा है। सही 34 जगहों पर हमला किया, 16 एयर बेसेस तबाह किए। बरनाला उनका आज तक उनका जो कमांड कंट्रोल सेंटर था आज भी रिकवर नहीं हुआ। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, ये कीमत होती है जो दुश्मन को चुकानी पड़ती है। या दूसरी इधर क्योंकि बदकिस्मती से उस तरह का कतर का रिस्पांस उस तरह नहीं आया, और शायद ये इजराइल ने हाइपोथेसाइज भी यही किया होगा कि ये ब्लेम गेम होगा। और आखिरी पॉइंट मेरी तरफ से ये है इसके ऊपर कि बदकिस्मती ये है कि ये न्यू नॉर्मल बन चुका है बाकी सारे मुल्कों के लिए। और आपने नोट किया होगा कि कल से परसों से ये बहस हो रही है इंटरनेशनल मीडिया पर, मिडल ईस्ट के मीडिया पर, इवन पाकिस्तानी मीडिया पर, कि कतर ये अफसोस कर रहा है कि हमें टाइम पर नहीं बताया, वक्त पर नहीं बताया, हमें वार्निंग नहीं दी गई। तो इसका मतलब है कि अटैक करना न्यू नॉर्मल है, वार्निंग देना अनयूजुअल बात है कि सही। आपको वार्निंग देनी चाहिए थी। ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का ऐसा कोई स्टांस नहीं है। हमने एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट की कैपेसिटी भी रखते हैं और हौसला भी रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक खान साहब, आप क्या समझते हैं इस पूरे मंजरनामे में, जिस तरीके से चिश्ती साहब ने एक तरफ को तवज्जो दिलाई है कि एक तरफ तो कतर का ये जवाब कि हमें पहले वार्निंग नहीं दी गई, अब बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर बहसो मुबाहिसा इस बात के ऊपर जारी है कि अगला टारगेट कौन होगा। बहुत सारे लोग मिस्र की बात कर रहे हैं, अनकरा की बात कर रहे हैं, रियाद की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या एक नया ब्लॉक बनता हुआ हम देख रहे हैं या फिर ये कोई और मंजरनामा है? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में पहले तो इजराइल का अभी भी फोकस गल्फ कंट्रीज पे होगा, और जिस तरीके से देखें अनफॉर्चुनेटली 11 मुस्लिम कंट्रीज है जिन्होंने इजराइल को रिकग्नाइज किया, उसमें से 6 अरब हैं, और 2 वो कंट्रीज ऐसे हैं जो दे आर पार्ट ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के हैं, जिसमें बहरीन है और यूएई शामिल है। उन्होंने इब्राहिम अकॉर्ड के तहत उनको रिकग्नाइज किया था। और कतर तो उनके साथ वैसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो नहीं थे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत फैसिलिटेशंस कर रहा था। सो इसका मतलब ये है, देखें, लेट्स अंडरस्टैंड कि जो कुछ हुआ है ये कहीं उसमें नहीं हुआ है कि इसमें यकीनन अभी जो लोग लिख रहे हैं, एनालिस्ट बात कर रहे हैं, फैसिलिटेशन अमेरिका की इसमें शामिल थी, कंसर्न शामिल, जबकि आपका जॉइंट एयर ऑपरेशन, कंबाइंड एयर ऑपरेशन सेंटर वहां पे है, अल उदैद बेस में फॉरवर्ड सेंट्रल कमांड है सेंटकॉम का। और इसके बाद आपके पास वेपन्स एंड इक्विपमेंट, जब ईरान ने स्ट्राइक्स किए तो आपने तो उसको स्ट्राइक्स को रोके थे। और सिमिलरली अभी ये भी बताया जा रहा है कि जो वहां पे जो एयर डिफेंस सिस्टम अपना था इनका कतर का, तो वो भी वाज डिसेबल्ड। तो वो भी सारी चीजें हैं। देखें कि अब प्रेशर जो है इजिप्ट पे तो आप कुछ नहीं कह सकते। इजिप्ट ने तो अभी स्टेटमेंट भी बड़ी माइल्ड सी दी है। जॉर्डन की भी बस की बात नहीं है। इन तमाम ममालिक में एक सऊदी अरब है जो बड़ा मुल्क है, जिसके पास थोड़ा कुछ कैपेसिटी है, लेकिन मेरे ख्याल में वो सोच भी नहीं सकते हैं। तुर्किया बहुत बहुत एक प्रोफेशनल फोर्स है, बहुत डेवलप्ड फोर्स है, स्ट्रॉन्ग एयर फोर्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी में तो बहुत आगे हैं। कि पाकिस्तान की जब बात आती है, देखें, पाकिस्तान एक मुस्तहकम एटमी ताकत है, और एटमी ताकत के साथ आप जब ऐसा कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश करते हैं जो इजराइल कभी नहीं करेगा, तो हमारी तरफ से जो जवाब होगा तो वो मेरे ख्याल में बड़ा सीरियस होगा, उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। यकीनन ये दुनिया भी समझती है, इजराइल भी समझता है, अमेरिका भी समझता है। सो देयरफॉर प्रेशर रहेगा गल्फ कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट में, क्योंकि ग्रेटर इजराइल के एक्सपेंशन के लिए जो एरियाज वो चाह रहा है। देखें, जंग तो हर किसी सूरत में सीज फायर हो जाता है, चीजें सेटल हो जाती हैं, तो इट्स ऑल ओवर फॉर नेतन्याहू। नेतन्याहू नेक्स्ट डे वो ही विल नॉट बी इन द ऑफिस की जिसके हालात हैं। लेकिन नेतन्याहू ये चाह रहा है कि एक तो ये चलता रहे तो वो पावर में रहेगा। सेकंड जो है एक्सपेंशन जो चाह रहा है, या जो आइडियाज है, देखिए अनफॉर्चुनेटली हम ये कहते हैं कि जो ट्रम्प की सोच है वही नेतन्याहू की सोच है। और जिस तरह वो रिवेरिया की बात कर रहे थे, ये अभी गजा को टेक ओवर करने की बात कर रहे हैं। सो ग्रेटर इजराइल का भी है। फर्दर वो दे आर आल्सो प्लानिंग टू एनेक्स वेस्ट बैंक। अमेरिका भी इसको एंडोर्स करता है। अमेरिका अपना देखे कैपिटल यरूशलेम पर ऑलरेडी वो शिफ्ट कर चुके हैं। डिप्लोमेटिकली अमेरिका से उनको सपोर्ट होती है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लेकिन के अगेंस्ट कोई रेजोल्यूशन नहीं आती है। तो वो ऐसे हैं। हम जो फोकस अभी भी इजराइल का होगा वहाँ मिडिल ईस्ट पे ही होगा। नॉट तुर्किया है, और तुर्किया, पाकिस्तान, ईरान। ईरान वाज द ओनली कंट्री जो खड़ा हुआ है जिसने फेस किया और जवाब दिया, एंड दे आई थिंक दे प्रीवेल्ड ओवर इजराइल। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान उनकी सोच से बालातर है।